अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आज का मेरा लेक्चर मैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करूँगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक का नाम बताने से पहले, मैं एक छोटी सी डायग्राम आपसे शेयर करता हूँ। डायग्राम समझते हैं और डायग्राम समझने के बाद देखेंगे हमारा आज का टॉपिक है क्या। मैंने आपके सामने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। तमाम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। ये मेरे पास एक किस्म की डिस्चार्ज ट्यूब है जो आप तमाम लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर लाजमी पढ़ी होगी। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री या 9 केमिस्ट्री के अंदर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। डिस्चार्ज ट्यूब लेने के बाद एक तरफ मैंने यहाँ पे फिलेमेंट यूज किया। ये जो चीज आप देख रहे हो ये चीज कहलाती है मेरे पास फिलेमेंट। फिलेमेंट आपने देखा होगा, फिलेमेंट ये बल्ब के अंदर भी लगा होता है। आपने अगर येलो वाला जो बल्ब होता था जो पुराने जमाने में आता था, इस बल्ब के अंदर अगर देखो तो यहाँ सेंटर के अंदर आपको वायर लगा हुआ नजर आता है। ये भी फिलेमेंट कहलाता है। अब फिलेमेंट क्या काम करता है मैं आपको बताऊंगा, एक मिनट बाद जरा। इस फिलेमेंट को मैंने कनेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी। अब फिलेमेंट को बैटरी से कनेक्ट क्यों किया? क्योंकि जब मैं इस फिलेमेंट को हीट करूंगा, इस फिलेमेंट को जब मैं हीट करूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा। यानी ये जो फिलेमेंट नजर आ रहा है, ये फिलेमेंट जब मैं इसको हीट करूंगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करेगा। तो आप बोलेंगे अच्छा सर इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। आप बोलेंगे यस सर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है ये। साथ साथ मैंने एक एनोड को यूज किया। एनोड मैंने इसको क्यों बोला? क्योंकि मुझे इसको बैटरी से कनेक्ट करना था। मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट किया। ये रही बैटरी। अब आप देखिए इसको क्योंकि मैंने कनेक्ट किया हुआ है पॉजिटिव टर्मिनल से, इस वजह से ये एनोड पे भी चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। और पॉजिटिव वाले को आप एनोड बोलते हो, यानी इस पे चार्ज आ गया पॉजिटिव। अच्छा सर इससे हुआ क्या? आपने ये सारी बातें करी, इससे क्या फर्क पड़ा? जब मैंने इस फिलामेंट को हीट किया, हीट करने की वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले। अब ये इलेक्ट्रॉन गए उस एनोड पे टकराए और आपने देखा आपको कुछ रेडिएशन प्रोड्यूस होती हुई नजर आई। दोबारा देखिएगा क्या हुआ। जब इस फिलामेंट को मैंने हीट किया, हीट करने की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले और ये इलेक्ट्रॉन जाके इस एनोड पे टकराए। अब एनोड पे क्योंकि चार्ज होता है पॉजिटिव, और यहाँ से जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि भाई एनोड पे चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, और पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन उस फिलामेंट से उस एनोड से जाके टकराएंगे। ये देखिए इलेक्ट्रॉन गए उस मेटल से टकराए। अब ये हुआ क्या? तो आप एक बात याद रखिएगा, जब भी आपके इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के साथ भी मैं लिख देता हूँ हाई स्पीड, जब भी कभी हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन किसी मेटल से स्ट्राइक करेंगे, और मेटल भी कोई खास किस्म का मेटल है, ये मेटल है मेरे पास प्लेटिनियम। कभी भी हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन अगर किसी मेटल से स्ट्राइक करते हैं तो ये रेडिएशन इमिट करता है। ये इमिट क्या करता है? ये इमिट करता है रेडिएशन। और ये रेडिएशन आज के बाद से कहलाएंगे आपके पास कौन? एक्सरे कहलाएंगी। तो एक्सरे प्रोड्यूस करने का तरीका क्या हुआ? तो आप बोलेंगे सर एक्सरे प्रोड्यूस करने का तरीका ये हुआ कि हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन अगर किसी मेटल से स्ट्राइक करते हैं तो वो रेडिएशन इमिट करता है, और उन रेडिएशन को आप क्या बोलते हैं? एक्सरे बोलते हैं। अब सवाल पढ़िएगा, सवाल है क्या? सवाल आपसे बोल रहा है, सवाल में आपसे बोला गया हाउ एक्सरे कैन प्रोड्यूस, एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होती है, एक्सप्लेन स्पेक्ट्रल एनालिसिस और गिव प्रॉपर्टीज एंड इट्स यूजेस। पूरा एक कंप्लीट सवाल है एक्सरे के मुतालिक। मैं सवाल को स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले इसकी डिस्कवरी के बारे में लिखते हैं। एक्सरे कब डिस्कवर हुई उसके बारे में आपको बता रहे हैं। इन 1895 विल्हेम कॉनराड रॉन्गटन, अ डच फिजिक्स, इनका नाम लिखा हुआ है। और डच मतलब जैसे पाकिस्तानी होता है, पाकिस्तान का रहने वाला को तो पाकिस्तानी कहलाएगा, इसी तरीके से हॉलैंड के रहने वाले डच कहलाते हैं। डच फिजिक्स डिस्कवर्स एक्सरेज। और इस एक्सरे का दूसरा नाम जो है वो है रॉन्गटन रेस, क्योंकि इनके नाम के ऊपर रखा गया। भाई इनका नाम था रॉन्गटन, तो इन रेस को आप बोलते हैं। एक और नाम इसको दिया हुआ है यहाँ पे, कौन सी रेस? रॉन्गटन रेस। अब एक्सरे डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन जरा पढ़िएगा क्या लिखा है। डेफिनेशन पढ़िए तमाम लोग। आपके पास लिखा है व्हेन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इम्पिंच। इम्पिंच का मतलब होता है जाके टकराना, स्ट्राइक करना। इम्पिंच का मतलब है स्ट्राइक करना यानी जाके टकराना। व्हेन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इम्पिंच ऑन अ मेटल, और मेटल का भी नाम आपको बता रहा है, मेटल है प्लेटिनियम, सरफेस, देन हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर एमिटेड, जिसका नाम आप रखते हैं एक्स रेस और रॉन्गटन रेस। आप बोलेंगे हाँ सर ये बात समझ में आ गई कि रॉन्गटन रेस एक्स रेस कहलाती हैं, किस वजह से प्रोड्यूस होती है। कुछ वर्ड आपको अजीब से लग रहे होंगे। हाईली पेनिट्रेटिंग का मतलब क्या है? मैं कुछ लफ्ज के जो मतलब आ रहे हैं वो मतलब बताता रहा हूँ।
हाईली पेनिट्रेटिंग का मतलब होता है कि ये इजीली पास हो जाती है। पेनिट्रेट का मतलब होता है पास हो जाना, यानी इजीली पास हो जाती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब होता है ऐसी वेव्स जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी आपको डेप्थ में नहीं बताऊंगा, इसको अलग से जब हमारा चैप्टर आएगा, चैप्टर 16 में आपको पढ़ाऊंगा तो उस वक्त अलग से बताऊंगा। अभी मैंने शॉर्ट करके बता दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो वेव्स होती है जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, जो वैक्यूम से भी ट्रैवल कर जाती है, उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। तो ये तो सिंपल सी डेफिनेशन हो गई आपके पास एक्सरे से रिलेटेड। डेफिनेशन देखने के बाद इसकी प्रोडक्शन के अल्फाज पढ़ते हैं, क्या क्या लिखा हुआ है। प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे इज द रिवर्स फिनोमिना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको क्योंकि पता नहीं होगा, हो सकता है आप लोगों को ना पता हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो मैं आपको बताऊं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इसका अपोजिट होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, आप एक मेटल के ऊपर रेडिएशन को स्ट्राइक करते हो, मेटल के ऊपर रेडिएशन को स्ट्राइक किया, जब उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और ये इलेक्ट्रॉन निकल के मूव करते हैं, यानी इसका रिवर्स हो रहा है। भाई एक्सरे में क्या था, एक्सरे में ये हुआ था कि इलेक्ट्रॉन जाके टकरा रहे थे और रेडिएशंस मिल रही थी। जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, देखो फोटो का लफ्ज नजर आ रहा है ना, फोटो के लफ्ज का मतलब होता है लाइट। जो फोटो का लफ्ज नजर आ रहा है, फोटो के लफ्ज का मतलब है लाइट, यानी आप लाइट स्ट्राइक करते हो और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो ये कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोला मैंने, लाइट स्ट्राइक करो और अगर इलेक्ट्रॉन्स निकले तो ये कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और अगर इसका अपोजिट करोगे कि इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करो और रेडिएशन निकले, तो ये कहलाता है एक्सरे। इसीलिए आपने कहा कि एक्सरे इज द रिवर्स फिनोमिना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब होता क्या क्या है, द apparatus यूज फॉर दिस पर्पज इज कोलाइज ट्यूब। कोलाइज ट्यूब इस ट्यूब का नाम है, ये ट्यूब आप इस्तेमाल कर रहे हो, इसका नाम आपको बताया गया। इट कंसिस्ट ऑफ अ फिलामेंट एफ, ये रहा जो फिलामेंट मैंने आपको नाम दिया था, इस फिलामेंट को आप एफ बोल रहे हैं। एंड ना मेटेलिक टारगेट, मेटेलिक टारगेट जिसका नाम आपने क्या रखा हुआ है, टी रखा हुआ है। मेटेलिक टारगेट का मतलब जिस मेटल के ऊपर आप स्ट्राइक कर रहे हो इसका नाम टी उसने रखा हुआ है, यानी फिलामेंट को एफ बोला और मेटेलिक टारगेट को उसने टी बोल दिया। सील इन एन एवैक्यूएटेड ट्यूब, एवैक्यूएटेड ट्यूब का मतलब होता है कि वो वैक्यूम है, मतलब उसके अंदर कोई एयर वगैरह मौजूद नहीं है, कोई भी मीडियम मौजूद नहीं है, यानी वैक्यूम मौजूद है, तो उसको एवैक्यूएटेड ट्यूब कहते हैं। तब पढ़िएगा क्या लिखा है, द फिलामेंट इज हीटेड, आपने फिलामेंट को क्या किया, हीट किया बाय अ लो वोल्टेज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन, यानी फिलामेंट को अगर आप हीट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। यस सर, ये बात तो हमें आपने बता दी। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स अ टारगेट टी बाय अ वेरी हाई वोल्टेज। याद है ना, आपने इसको एक हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया हुआ है, आप देखो ये हाई वोल्टेज को शो कर रहा है। अब क्योंकि ये हाई वोल्टेज से करें तो इलेक्ट्रॉन तेजी से जाके टकराएंगे, और जब जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन टकराएंगे उतनी ज्यादा हाईली पेनिट्रेटिंग आपको, उतनी ज्यादा एनर्जी वाली आपको एक्सरे प्रोड्यूस होती हुई नजर आएंगी। तो ये सिंपल सी आपको फिनोमिना बता रहा था, ये इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि ये हाई वोल्टेज को शो कर रहा है। तो ये तो एक्सरे की छोटी सी बात हो गई कि एक्सरे की डेफिनेशन हो गई, इंट्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन के बारे में हो गया। अब एक्सरे की, अच्छा ये सेंटेंस है क्या, व्हेन दीज हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हिट द टारगेट एक्स-रेज आर प्रोड्यूस, वो आपको लास्ट में पॉइंट बता रहा है कि जब ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हिट करते हैं अपने टारगेट के ऊपर तो आपको एक्सरे प्रोड्यूस होती है। ये प्रोडक्शन देखने के बाद अब मैं आपसे बात करूंगा टाइप्स ऑफ एक्सरेज की, एक्सरे के कौन कौन से स्पेक्ट्रम होते हैं। आसान आसान सी टाइप्स है टाइप्स ऑफ एक्सरे की, अगर मैं आपसे बात करूं। अब जरा इस डायग्राम में देखते हैं, आपके पास ये एक न्यूक्लियस मौजूद और आपके पास ये एक इलेक्ट्रॉन मौजूद, तो ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद है। अब देखिएगा जरा हुआ क्या, आप इस डायग्राम को देखेंगे ना, मेरी बात बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगी। जी, क्या बात आपने ऑब्जर्व करी, एक दफा दोबारा देखिएगा। सर हमने ये बात ऑब्जर्व करी कि एक इलेक्ट्रॉन तेजी से आ रहा था, तेजी से मूव करता हुआ आ रहा था, जैसे ही इसको न्यूक्लियस मिला। सर इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन की अगर मैं चार्ज की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, जबकि न्यूक्लियस पे चार्ज होता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपने पास क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, या नहीं रोकेगा। तो ये तेजी से मूव करता हुआ आ रहा था, जैसे ही न्यूक्लियस के पास से गुजरा ये स्लो हो गया। भाई ये इलेक्ट्रॉन तेजी से आ रहा था, जैसे ही न्यूक्लियस के पास से गुजरा स्लो हो गया। भाई पहले ये तेजी से मूव कर रहा था तो इसके पास ज्यादा एनर्जी थी, जब ये न्यूक्लियस के पास से गुजरा तो ये स्लो हो गया, और स्लो होने के बाद इसने कुछ रेडिएशन एमिट करी, और ये रेडिएशन आपके पास कहलाती है कौन, एक्सरे। यानी एक्सरे में होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन अगर तेजी से पास होता है, न्यूक्लियस के पास से गुजरता है, वो इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन हो जाता है और स्लो होने की वजह से रेडिएशन एमिट करता है। इस तरह के स्पेक्ट्रम को
आज के बाद से आप बोलेंगे ब्रैम्स स्टॉलिंग स्पेक्ट्रम। बेटा ये आपको टाइप्स हैं, ये याद करना पड़ेगा स्पेक्ट्रम के बारे में। इस तरह का स्पेक्ट्रम कहलाता है मेरे पास क्या, ब्रैम्स स्टॉलिंग स्पेक्ट्रम। अब होता क्या है इसमें, इसका मतलब मैं आपको बताऊं। ब्रैम्स स्टॉलिंग का मतलब आपको बता रहा है, ब्रैम्स स्टॉलिंग का मतलब है ब्रेकिंग रेडिएशन। ब्रेकिंग रेडिएशन क्या मतलब कि रेडिएशन को इमिट कर रहा है अपनी स्पीड को स्लो करके, अपनी स्पीड को ब्रेक करके। अब होता क्या है, ये अल्फाज आपको बता रहा है, ये अल्फाज पढ़िएगा जल्दी से। ओके, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, जब कोई इलेक्ट्रॉन passes close to the atomic nuclei, जब कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजरता हुआ जाए, passes close, close का मतलब करीब से गुजरता हुआ जाए, और किसके करीब से गुजरता हुआ जाए, न्यूक्लियस के करीब से गुजरता हुआ जाए, दे आर डिफ्लेक्टेड। आगे आपको बोल रहा है दे आर डिफ्लेक्टेड, ये डिफ्लेक्ट हो जाता है, एंड स्लो डाउन, स्लो डाउन का मतलब हल्का हो जाता है, एंड इमिट्स क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो सिंपल सा मैंने आपको फिनोमिना बताया, कोई इलेक्ट्रॉन अगर तेजी से मूव करता हुआ जा रहा है, अगर ये न्यूक्लियस के पास से गुजरेगा तो न्यूक्लियस इसको अपने पास खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा और इसको स्लो कर देगा। इस नतीजे में कुछ रेडिएशन इमिट करेगा, उस रेडिएशन को आप एक्सरे बोलते हो। इसकी इक्वेशन कैसे लिखोगे, इक्वेशन लिखने का तरीका देखिएगा। आपका एक एटम था, एटम ये रहा, यानी न्यूक्लियस की बात कर रहा है, ये इसको एटम से शो कर रहा है, यानी एटम न्यूक्लियस का, एटम का एक न्यूक्लियस है, उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन फास्ट, तेजी से इलेक्ट्रॉन गुजरता हुआ गया। जब इलेक्ट्रॉन गुजरता हुआ गया तो एटम तो अपनी जगह पे ही रहा। भाई एटम पे कोई फर्क पड़ा, आप बोलेंगे सर एटम पे कोई फर्क नहीं पड़ा, एटम पहले भी अपनी जगह पे मौजूद था, बाद में भी अपनी जगह पे मौजूद था, लेकिन फर्क क्या पड़ा, जो इलेक्ट्रॉन पहले फास्ट था वो इलेक्ट्रॉन अब आपके पास क्या हो गया, स्लो हो गया। यानी जो इलेक्ट्रॉन पहले फास्ट था वो इलेक्ट्रॉन स्लो हो गया, और साथ साथ उसने कुछ रेडिएशन इमिट करी। ये एनर्जी को शो कर रहा है, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है ना एनर्जी का, E इज इक्वल टू एच म्यू, तो ये एनर्जी को शो कर रहा है। इसको मैं यहाँ करके लिख देता हूँ, ये है मेरे पास E इज इक्वल टू एच म्यू, ये एनर्जी को शो कर रहा है। तो ये मेरे पास पहले तरह का स्पेक्ट्रम हो गया, जिसका नाम मैंने रखा आपके सामने क्या, ब्रैम्स-सॉलिंग स्पेक्ट्रम, और इसका मतलब भी आपके सामने नजर आ रहा है, इसका मतलब लिखा हुआ है ब्रेकिंग रेडिएशन। आप बोलेंगे हाँ सर ये तो बड़े आसान सी बात थी, हमें समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग को तमाम बातें क्लियर होंगी। इस बात को देखने के बाद, इस स्पेक्ट्रम को पढ़ने के बाद आगे बढ़ेंगे। मेरे पास एक न्यूक्लियस मौजूद, ये सेंटर पे जो नज़र आ रहा है ये न्यूक्लियस है, मैं लिख भी देता हूँ उसके बारे में। सर ये मेरे पास एक किस्म का न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अराउंड आपके पास ये इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ये जो नज़र आ रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक और ऑर्बिट मैंने बनाया, ये रहे इसके इलेक्ट्रॉन, एक और ऑर्बिट बनाया, ये रहे इसके इलेक्ट्रॉन। अच्छा इलेक्ट्रॉन होते तो दो हैं, फिर आपके पास इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, फिर इस तरीके से बढ़ते रहते हैं, लेकिन मैंने अपनी मर्जी से एक आसान सी डायग्राम बनाई हुई है, इलेक्ट्रॉन की तादाद पे मैंने अभी ध्यान नहीं दिया। मेरे पास एक एटम मौजूद, एक इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन तेजी से गया और एक इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक हुआ, मतलब एक इलेक्ट्रॉन था तेजी से मूव करता हुआ गया, एक इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक हुआ। स्ट्राइक हुआ तो जरा देखिएगा हुआ क्या, क्या बात आपने ऑब्जर्व करी, दोबारा देखिएगा। वो इलेक्ट्रॉन तेजी से आया, तेजी से आके यहां से इस इलेक्ट्रॉन को निकाल के लेके चला गया, ये देखिए। भाई जाहिर सी बात है ना, अगर एक बॉल रखी हुई है, दूसरी बॉल से आप इसको स्ट्राइक करोगे तो वो उसको अपने साथ लेके चले जाता है, यानी स्ट्राइक करके आगे की तरफ लेके चले जाता है। यहाँ पे भी यही हुआ, वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आया और उस इलेक्ट्रॉन को निकाल के चला गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन को निकाल के गया, यहाँ पे आपके पास डेफिशिएंसी हो गई। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, भाई इलेक्ट्रॉन निकाल लिया ना, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब इस कमी को पूरा करने के लिए ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन ने बोला कि यार तुम उदास ना हो, मैं तुम्हारी जरूरत पूरी करूंगा, और वो इलेक्ट्रॉन ऊपर से जम करके यहाँ पे नीचे आ गया। जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर से जम करके नीचे की तरफ आया तो उसने रेडिएशन इमिट करी, क्योंकि आपने पढ़ा है ना, जब भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है, आप तमाम लोगों ने पढ़ा हुआ है, जब भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से, मैं लिख भी देता हूँ इसको, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो वो एनर्जी इमिट करता है, लोअर ऑर्बिट तो एनर्जी इमिट करता है, और ये जो एनर्जी है ये एनर्जी कहलाती है कौन, एक्सरे कहलाती है। दोबारा देखिएगा मैंने आपको क्या क्या बातें बताई। बेटा आपके पास ये इलेक्ट्रॉन था, ये नीचे वाला इलेक्ट्रॉन आया, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आया और और उस एटम के इलेक्ट्रॉन को निकाल के चला गया। जब इलेक्ट्रॉन को निकाल के गया तो यहाँ पे हो गई डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, इस कमी को पूरा करने के लिए ऊपर से इलेक्ट्रॉन जम करके नीचे की तरफ आया, जब ये इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जम करके आएगा तो रेडिएशन इमिट करेगा, और ये रेडिएशन कहलाती है एक्सरे। और इस तरह का स्पेक्ट्रम मेरे पास क्या कहलाता है, तो मैं आपको बताऊं बेटा, ये स्पेक्ट्रम कहलाता है मेरे पास करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, यानी इस स्पेक्ट्रम का नाम है करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम।
अब इसमें होता क्या है इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं जल्दी से। कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम के बारे में अल्पास पढ़ेगा, जरा क्या लिखे। व्हेन एन इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है आने वाला इलेक्ट्रॉन, यानी ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, जो इलेक्ट्रॉन आके टकराया। व्हेन एन इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन नॉक एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लोअर ऑर्बिट, नॉक का मतलब होता है निकालना, यहाँ लोअर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया था ना उसने, नॉक एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लोअर ऑर्बिट, देर अगर अ वैकेंसी, वैकेंसी का मतलब खाली जगह हो गई उस जगह पे, इन दैट ऑर्बिट, उस खाली जगह को पूर्ण करने के लिए क्या हुआ था, ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आया था, दिस वैकेंट स्पेस, उस खाली जगह को फिर करने के लिए, इज फिल्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अपर ऑर्बिट, यानी हायर ऑर्बिट। अच्छा ये मैंने हायर और लोअर लिखा है, बात वही है कि एक अपर हो जाएगा और एक लोअर हो जाएगा। अगर आपको बात मुश्किल लगे तो मैं अपर और लोअर लिख देता हूँ ताकि आप लोग को परेशानी ना हो। ये हो जाएगा मेरे पास अपर ऑर्बिट, और ये नीचे वाले को लिख देते हैं हम, अच्छा नीचे वाला लोअर ही लिखा हुआ, तो सॉरी मिस्टेक हो गई मुझसे, ये है मेरे पास लोअर ऑर्बिट। अच्छा जी, अब इलेक्ट्रॉन आपका अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इमिट करेगा, और इन रेडिएशंस को आप बोलते हैं एक्सरे। तो अब आपने एक्सरे की डेफिनेशन देख ली। एक्सरे की डेफिनेशन के बाद आपने दो तरह के स्पेक्ट्रम देख लिए, एक हो गया मेरे पास ब्रैम्स स्टॉलिंग स्पेक्ट्रम, एक हो गया मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। इन दोनों स्पेक्ट्रम को देखने के बाद अब मैं आपसे बात करूंगा एक्सरे की प्रॉपर्टीज के मुतालिक। ये प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, तो खास इसमें पूछी नहीं जाती, लेकिन आपको सिर्फ मैं एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ओवरव्यू कर लेते हैं हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। एक्सरेज कंटेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब है डज नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल, डज नॉट रिक्वायर मीडियम। सेकंड, इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है। कोई सी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो उसकी हमेशा वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होगी। इट इज हाईली पेनिट्रेटिंग, हाईली पेनिट्रेटिंग का मतलब कि इजीली पास हो जाती है। मैं इसका मतलब भी लिख के दिखा देता हूँ, पेनिट्रेटिंग का मतलब होता है इजीली पास। 4.8 एफएक्स फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट पे इफेक्ट करती है। 5.8 कैन नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि एक्सरे जो है वो न्यूट्रल होती है, मतलब कोई चार्ज नहीं होता। अगर मैं आसान दबाने बताऊं तो एक्सरे हमारे पास न्यूट्रल होती है, इसलिए उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर पॉजिटिव नेगेटिव होती तो इफेक्ट होता। और लास्ट पॉइंट है कि रेंज ऑफ एक्सरे, एक्सरे की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, तो ये लिखा हुआ है 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10 एंगस्ट्रॉम, ये इसकी वेवलेंथ को बता रहा है। ये जो लिखा हुआ है ये वेवलेंथ यानी लैम्डा है, मैं इसको हाईलाइट कर दिया मैंने। 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10 एंगस्ट्रॉम तक होता है, विच कॉरेस्पॉन्ड टू क्वांटम एनर्जीज, और नीचे उसकी एनर्जी आपको बता रहा है। तो ये कुछ वैल्यूज हैं, कुछ बातें थी, प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों से शेयर करी एक्सरे के मुताबिक। इन प्रॉपर्टीज को देखने के बाद अब मैं आपसे बात करूंगा यूजेस ऑफ एक्सरेज की, एक्सरे के क्या क्या यूजेस हैं, देखिए करके यूज पढ़ लेते हैं। पहला यूज पढ़िएगा तमाम लोग। पहला पॉइंट आपके सामने लिखा, एक्सरेज आर यूज टू सी फ्रैक्चर्स इन द बोन्स। एक्सरे का जब भी लफ्ज आता है तो आपके जहन में आता है कि फ्रैक्चर देखा जाता है बोन्स का। अब फ्रैक्चर कैसे देखा जाता है मैं आपको बताऊं। आप क्या करते हैं, एक शीट आपने रखी, इस शीट के बाद आपने अपने हाथ को प्लेस किया यहाँ पे, ये आपका हाथ, आपने अपने हाथ को रखा है शीट के ऊपर। अब होता क्या है, आप इसके ऊपर रेडिएशन को स्ट्राइक करते हैं। आपने एक्सरे को पास कराया इसके ऊपर, ये एक्सरे आई आके स्ट्राइक कर रही है, एक्सरे आके स्ट्राइक करेंगी। अब जब एक्सरे आके स्ट्राइक करेंगी तो जो जगह खाली नजर आ रही है वो एक्सरे उस एरिया को पूरा ब्लैक कर देगी। आपने देखा ना एक्सरे की जो शीट होती है वो पूरी ब्लैक आपको नजर आ रही होती है। तो आपके हाथ के अलावा जो शीट आपको नजर आ रही होगी वो शीट पूरी की पूरी आपकी ब्लैक हो जाती है। या सर ऐसी होता है, वो शीट पूरी की पूरी ब्लैक होती है। अच्छा, वो जगह जहाँ पे आपकी बोन होती है, यहाँ पे ऐसे आपकी बोन आपको नजर आ रही होगी, यूं बोन नजर आ रही होती है इस तरीके से।
बोन का पार्ट होता है, ये पार्ट आपको नजर आ रहा होता है। यानी एक्सरे जो है तमाम की तमाम शीट को बर्न कर देती है, ब्लैक कर देती है, लेकिन जहां जहां आपकी बोन होती है एक्सरे वहां से पास नहीं हो पाती, और जब वहां से पास नहीं हो पाती तो वो जगह आपकी वाइट रह जाती है। उसके अलावा जितनी भी जगह होती है, क्योंकि एक्सरे स्किन से भी पास हो जाती है, आपके हाथ अगर आप रखोगे ना, हाथ में भी जगह जगह आपको ब्लैक नजर आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि आपके हाथ पे इस बोन्स के अलावा स्किन और फ्लैश मौजूद है, यानी गोश्त मौजूद है। तो वो एक्सरे स्किन से भी पास हो जाती है, वो इस आपकी एक्सरे फ्लैश में से भी पास हो जाती है, यानी गोश्त में से, सिर्फ बोन्स में से पास नहीं हो पाती है, और जो बोन्स वाली जगह होती है वो आपको वाइट नजर आ रही होती है। तो इसलिए आप एक्सरेज को यूज करते हैं फ्रैक्चर्स के लिए, फ्रैक्चर चेक करने के लिए। ये एक सबसे बेसिक यूज है एक्सरे के मुताबिक जो मैंने आपको बताया। अब इस तरीके से कुछ और इसके यूजेस लिखे हुए, यूजेस आप एक दफा देख लीजिए, खुद आप इसको पढ़ सकते हैं। डिस्ट्रॉय कैंसर सेल, कैंसर के इलाज में आप यूज करते हैं एक्सरेज को। लिखा हुआ है इन इंडस्ट्री एक्सरेज आर यूज्ड फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, दैट इज टेस्टिंग ऑफ मटेरियल विदाउट डैमेजिंग देम। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का मतलब होता है कि किसी मटेरियल को चेक करना। सपोज कीजिए ये एक पाइप है, ये पाइप किसी जगह से ब्रेक हुआ है। अब ये पाइप किसी जगह से ब्रेक हुआ है, अब आपको चेक करना है कि यार पाइप ब्रेक कहाँ से हुआ है। जाहिर सी बात है, जहाँ से पाइप ब्रेक हुआ होगा वहाँ पे जगह खाली होगी, जहाँ से ब्रेक हो गया। अब आप जगह जगह से एक्सरेज को पास कराते हैं, आपने एक्सरेज को पास कराया, एक्सरे को यहाँ से पास कराया, यहाँ से पास कराया, वो कहीं से भी पास नहीं हो सकेगी, लेकिन जो जगह खाली होगी वहां से ये एक्सरे पास हो जाएगी, और आपको पता चल जाएगा कि यार यहाँ से ये पार्ट ब्रेक हुआ है, क्योंकि यहाँ से एक्सरे आपकी पास हो गई, बाकी जगहों से एक्सरे पास नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से आप इसको चेक करते हो कि एक्सरेज की मदद से, कि कहीं से आपका कोई मटेरियल डैमेज तो नहीं हुआ हुआ। तो ये एक्सरे का ये भी एक यूज था जो मैंने आपसे शेयर किया। इसी तरीके से आपके पास लिखा हुआ एक्सरे था यूज टू स्टडी द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल होता है, आपको याद होगा एक्सरे के टॉपिक आपने ब्रैक्स लॉ में पढ़ा होगा, ब्रैक्स लॉ में पढ़ा होगा। फर्स्ट शिफ्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 ये आपको मौजूद है, ब्रैक्स लॉ फर्स्ट शिफ्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 में। तो ये कुछ यूजेस थे एक्सरे के मुताबिक जो मैंने आपसे शेयर किए। और लास्ट वाला लिखा हुआ है एक्सरेज आर यूज to custom and security post to detect arms, explosive and precious metals। ये एयरपोर्ट वगैरह पे भी यूज होता है, कस्टम जो एयरपोर्ट का इदारा है वहाँ पे भी यूज होता है कि कोई बंदूक वगैरह, आर्म्स का मतलब कोई वेपन्स तो यूज नहीं कर रहा, वेपन्स होंगे तो वहाँ पे पता चल जाएगा, डिटेक्ट कर लेगा। एक्सप्लोसिव मतलब कोई धमाका किस मवाद तो नहीं, प्रीशियस मेटल्स कोई कीमती मेटल्स जो होते हैं वो तो कोई लेके नहीं जा रहा। तो इन ये डिफरेंट मैंने यूजेस लिखे हैं आपके सामने एक्सरेज के। तो ये एक्सरे का टॉपिक कंप्लीट हुआ, और एक्सरे के टॉपिक के बाद ये अब आपको इसके न्यूमेरिकल्स नजर आ रहे हैं। तो न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करना आपको सिखा रहा हूँ। न्यूमेरिकल है बड़े आसान, आप भी बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए दो ही फॉर्मुलों की जरूरत है। मतलब अगर एक्सरे का मैं टॉपिक आपको बताऊं तो दो फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे। एनर्जी का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे E इज इक्वल टू एच म्यू, या फिर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। ये दो फॉर्मूले आपके पास इस्तेमाल होंगे, और मेरे ख्याल में आपको तमाम बातें पता होंगी। उम्मीद यही है कि आपको इस तरह सारी वैल्यूज वगैरह पता होंगी। बेटा एच की वैल्यू आपको याद होगी, एच याद है प्लैंक्स कांस्टेंट होता था, और इसकी वैल्यू होती थी 6.63 एक्सपोनेंशियल माइनस 34 जूल सेकेंड। ये एच की वैल्यू हो गई, या सर एच की वैल्यू याद आ गई। बेटा सी की वैल्यू क्या है, तो सी की वैल्यू बोलेंगे सर सी है स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है 3 एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई मेरे पास स्पीड ऑफ लाइट, यानी एच की वैल्यू आ गई मेरे पास सी की वैल्यू आ गई। अच्छा, ये लैम्डा क्या है, तो आप बोलेंगे अरे सर लैम्डा तो होती है हमारे पास वेवलेंथ, ये तो हमें पता है वेवलेंथ होती है। जबकि ये म्यू क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये म्यू होती है हमारे पास कौन, फ्रिक्वेंसी होती है। तो सवाल बड़ा आसान सा है, न्यूमेरिकल आप आराम से कर सकते हैं इसके, मैं न्यूमेरिकल आपको करना सिखाऊं। सवाल में आपसे बोला गया सर्टेन एटम emits spectral lines at 300 400 and 1200 नैनोमीटर। आपको तीन वेवलेंथ दे रहा है, एक का नाम रख देंगे लैम्डा 1, एक का नाम रख देंगे लैम्डा 2, एक का नाम रख देंगे लैम्डा 3। मैंने लिखा सर लैम्डा 1 की वैल्यू दे रहा है 300 नैनोमीटर। सबसे पहला काम करोगे, ये नैनो हटाओगे और नैनो हटा के लगा दोगे 10⁻⁻⁹ और ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में। क्योंकि आपको नैनो नहीं चाहिए, ये जो एन नजर आ रहा है ये एन शो कर रहा होता है नैनो को, ये एन शो कर रहा है किसको, नैनो को, और नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ चलो मैं मीटर का एम लिख दूं ताकि आप लोग को याद रहे, नैनोमीटर। अब ये लैम्डा बन आ गया, और आपसे बोला क्या निकाल के दिखा दो, एनर्जी निकाल के दिखा दो, यानी E1 निकाल के दिखा दो। तो आप बोलेंगे सर हमें वेवलेंथ दे रहा है, E1 मांग रहा है। बेटा एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। अब ये अगर लैम्डा 1 है तो ये हो जाएगा E1,
आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल सही है। बेटा एच की वैल्यू है 6.63 एक्सपोनेंशियल माइनस 34, सी की वैल्यू है मेरे पास 3 एक्सपोनेंशियल 8 और लैम्डा वन की वैल्यू है मेरे पास कितनी 300 एक्सपोनेंशियल माइनस 9। मेरे ख्याल में आप तमाम लोग जीनियस हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर की मदद से मैं सॉल्व करा और आंसर मैच कीजिएगा, आपका आंसर क्या आ रहा है। सबसे पहला काम करेंगे, ऊपर वाले दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आंसर आएगा उसको नीचे वाले नंबर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो मेरे पास जवाब आ रहा है 6.63 एक्सपोनेंशियल माइनस 90। ये जो आंसर आएगा ये आंसर आएगा जूल्स में, जबकि आपको आंसर किस में दिया हुआ है, आपको आंसर दिया हुआ है ईवी यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी आपको कन्वर्ट करना आता है बेटा, आप तमाम लोगों को पता है। आपके पास जो भी आंसर आएगा, याद है ना आपको, उस आंसर को डिवाइड कर देते हैं 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 से। तो अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में नहीं रहेगा बल्कि किस में हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और मैंने इसको डिवाइड किया 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 से, तो जवाब आ गया मेरे पास कितना, 4.14 ईवी यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पार्ट वन मैंने सॉल्व करके दिखा दिया है, E1 निकाल के दिखा दिया। मेरे ख्याल में अब आप लोग जीनियस हैं, लैम्डा 2 रखेंगे, लैम्डा 3 रखेंगे और सॉल्व करके क्या निकाल लेंगे, E2 निकाल लेंगे और E3 निकाल लेंगे। तो ये तमाम लोग, आप तमाम लोग कर सकते हैं। E1 मैंने आपको निकालना सिखा दिया, सवाल आपके सामने मौजूद है, इस सवाल को सॉल्व कीजिएगा और इसकी मदद से आप E2 निकालिएगा और E3 निकालिएगा और आंसर को चेक कीजिएगा। E2 का आंसर आना चाहिए 3.1 और E3 का आंसर आना चाहिए 1.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये न्यूमेरिकल नंबर 1 था जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। न्यूमेरिकल नंबर 1 देखने के बाद आगे बढ़ेंगे अगले न्यूमेरिकल की तरफ। ये रहा मेरे पास न्यूमेरिकल नंबर 2। तमाम न्यूमेरिकल नंबर 2 पढ़िए। सवाल में आपसे बोला गया कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ फोटोन। अच्छा जी सर, एनर्जी निकाल के दिखानी है, यानी E इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आगे आपसे बोला है हुज फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी आपको दे रहा है। अच्छा पार्ट वन में पहले सॉल्व कर रहा हूँ, तो पार्ट वन में उसने बोला यार फ्रिक्वेंसी की वैल्यू है मेरे पास 4 एक्सपोनेंशियल 14 हर्ट्ज, आपको फ्रिक्वेंसी मिल गई। अच्छा सर, पार्ट वन में कर रहा हूँ तो फिर मैंने पार्ट वन लिखा। अच्छा उसने बोला भी एक्सप्रेस योर आंसर ईवी, ईवी का मतलब है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा सर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी आंसर लेकर आना है, लेकर आ जाएंगे, कोई मसले की बात नहीं है। अब मैंने फॉर्मूला लगाया है सर एनर्जी का फॉर्मूला, मैं आपके सामने अप्लाई करता हूँ। मैंने लिखा सर एनर्जी का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एच म्यू। एच की वैल्यू मुझे याद है सर 6.63 एक्सपोनेंशियल माइनस 34 और सर म्यू की वैल्यू भी हमें दी हुई है 4 एक्सपोनेंशियल 14। आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ कैलकुलेटर की मदद से। 6.63 एक्सपोनेंशियल माइनस 34 मल्टीप्लाई बाय 4 एक्सपोनेंशियल 14, दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो जवाब आ रहा मेरे पास 2.652 एक्सपोनेंशियल माइनस 19। ये जो आंसर आया ये आंसर आया जूल्स में, लेकिन हमें बोला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर लेकर आओ। तो याद है ना, आप अपने आंसर को, आपका जो भी आंसर आया आप इस आंसर को डिवाइड कर दोगे 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 से। कैलकुलेटर की मदद से आपने इसको डिवाइड किया 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19, तो डिवाइड करने के बाद आंसर आ गया मेरे पास 1.65 और आगे आपने लिख दिया ईवी यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपने एनर्जी निकाल ली। क्योंकि सवाल के 3 पार्ट हैं तो मैंने इसका नाम रख दिया यार तुम्हारा नाम है E1, यानी मैंने जो एनर्जी निकाली वो एनर्जी की वैल्यू आ गई किसकी, E1 की आ गई। आप बोलेंगे हाँ सर सही है। पार्ट बी में एक और बात आपसे बोल रहा है, डिस्क्राइब द कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ फॉर द फोटोन डिस्क्राइब्ड इन, यानी एनर्जी भी निकालो और उसकी वेवलेंथ भी निकालो, और वेवलेंथ का मतलब कौन, लैम्डा वन भी निकालो। भाई एक चीज दी फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी की मदद से आपको बोल रहा है एनर्जी भी निकालो और वेवलेंथ भी निकालो। मैं आपको बताऊं वेवलेंथ निकालने का तरीका, आप लोगों ने फॉर्मूला शायद पढ़ा हो, फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, मैंने आपको पढ़ाया है, म्यू का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। यस सर आपने पढ़ाया है। लैम्डा वहां जाएगा, म्यू नीचे आ जाएगा, तो लैम्डा का फॉर्मूला बन जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू। यस सर यही हो जाएगा। अगर ये होगा लैम्डा वन तो ये हो जाएगा म्यू वन। हाँ सर ऐसे ही होगा। अब मैंने वैल्यूज रखी, बेटा सी नजर आ रहा है स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है मेरे पास 3 एक्सपोनेंशियल 8। यस सर सी की वैल्यू आपने रख दी। म्यू वन की वैल्यू ये गिवन कर रहा, भाई ये म्यू वन की वैल्यू है मेरे पास कितनी
4 एक्सपोनेंशियल 14, दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया। कैलकुलेटर की मदद से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो आंसर निकाल के देखते हैं आंसर क्या आ रहा है हमारे पास। मैंने दोनों को डिवाइड किया, 3 एक्सपोनेंशियल 8 डिवाइडेड बाय 4 एक्सपोनेंशियल 14, डिवाइड करने के बाद जवाब आया मेरे पास 7.5 एक्सपोनेंशियल -7 मीटर। इत्तेफाक से ये जो जवाब आया वो मीटर में आया, जबकि आपको यहाँ पे सवाल जब नोट्स में देखोगे तो आंसर नजर आ रहा है नैनोमीटर में। अब मीटर को नैनोमीटर में करने का तरीका शायद आपको बेटा याद हो, आपको याद नहीं तो मैं आपको बताऊं, आपका जो भी आंसर आता था आप इसको डिवाइड कर देते थे 10⁻⁹ से, यानी जो भी जवाब आएगा इसको डिवाइड करोगे 10⁻⁹ से। मैंने भी यही काम किया, मैंने इसको डिवाइड किया 10⁻⁹ से, तो जवाब मुझे मिल गया कितना, तो आप बोलेंगे सर जवाब आ रहा है मेरे पास 750, और आगे आप लिख दोगे एनएम, और एनएम का मतलब क्या हो जाएगा, नैनोमीटर। तो आपने सवाल को सॉल्व किया, E1 लिखा, E1 चाहिए था, लैम्डा 1 चाहिए था, म्यू 1 यानी पहली फ्रीक्वेंसी दे रहा था। अब इसी तरीके से सवाल के दूसरा पार्ट भी आप करोगे। दूसरा पार्ट क्या करोगे, आपसे E2 मांग रहा है, लैम्डा 2 आपसे मांग रहा है, यस सर। अच्छा, दूसरी फ्रीक्वेंसी कितनी दे रहा है, तो आप बोलेंगे सर दूसरी फ्रीक्वेंसी दे रहा है 20 गीगाहर्ट्ज। उसने आपको फ्रीक्वेंसी दी 20 गीगाहर्ट्ज, तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा म्यू टू, और म्यू टू दे रहा है 20 जी हर्ट्ज। अब जी का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं बेटा, जी का मतलब होता है गीगा, और गीगा का मतलब होता है 10⁻12। यानी जहां आपको जी नजर आ रहा था आपने जी को हटाया, और जी को हटा के क्या रख दिया, 10⁻12 रख दिया। जिस तरीके से अब आपने E2 और लैम्डा, जैसे E1 और लैम्डा 1 निकाला है, वैसे ही आप E2 और लैम्डा 2 निकालोगे, और सेम तरीके से सॉल्व करके फिर आप क्या निकाल लोगे, E3 निकाल लोगे और लैम्डा 3 निकाल लोगे। मेरे ख्याल में आप तमाम लोग को ये सवाल भी क्लियर होगा। बड़ा आसान सा सवाल हो गया, यानी सवाल वही है, वही आपने दो फॉर्मूले इस्तेमाल करे जो मैंने आप फॉर्मूला आपको स्टार्टिंग में बताया। उन्हीं फॉर्मूलों को देखते देखते आप पूरा लेक्चर आराम से कंप्लीट कर सकते हो, और आपको एक ही बात समझ में आती रहेगी। न्यूमेरिकल नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हुआ। न्यूमेरिकल नंबर 2 के बाद आगे बढ़ते हैं, ये रहा न्यूमेरिकल नंबर 3। न्यूमेरिकल नंबर 3 भी बड़ा आसान सा सवाल, ये तो आप सवाल खुद भी कर सकते हैं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। व्हाट मिनिमम एनर्जी, अरे सर एनर्जी चाहिए, मतलब E इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एक्सरे विद द वेवलेंथ। वेवलेंथ आपको दे रहा है कितनी, तो आप बोलेंगे सर वेवलेंथ का मतलब लैम्डा दे रहा है 0.1 एक्सपोनेंशियल -10 मीटर। सर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो याद है ना एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। सर हमें H पता है, हमें C पता है, हमें लैम्डा पता है, सॉल्व करके हम क्या निकाल लेंगे, एनर्जी निकाल लेंगे। लेकिन सर जो एनर्जी का आंसर आएगा वो एनर्जी का आंसर किस में आएगा, जूल्स में आएगा। फिर याद है अगले स्टेप में आप क्या करते थे, अगले स्टेप में आप अपने आंसर को डिवाइड कर देते थे 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 से, तो फिर जो आंसर आता था एनर्जी का, ये आंसर आता था किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये सवाल अब आप लोग के लिए होमवर्क हो गया, तमाम लोग इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इसका आंसर चेक करेंगे कि आपका आंसर ये एग्जैक्टली आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये सवाल आप लोग के लिए होमवर्क हो गया। तो ये कुछ सवालात थे, मैंने आपको खुद सॉल्व करवा दिए। उम्मीद करता हूँ तमाम लोगों को तमाम बातें क्लियर होंगी। थोड़ा सा लेंदी लेक्चर हो गया, लेकिन एक्सरे का हमारा टॉपिक तकरीबन पूरा कंप्लीट हो गया। तमाम लोग इसको याद कीजिएगा, इसकी तैयारी कीजिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर तक तमाम लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।